जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे निवेश गुणक सिद्धांत पर। तो आइए समझते हैं क्या होता है निवेश गुणक सिद्धांत। समझने के लिए देखिए जरूरी ये रहेगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और आप समझ जाएंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। लाइक और शेयर कर दें तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अर्थ की कि इसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद इसको हम परिभाषित करेंगे। तो यदि हम निवेश गुणक सिद्धांत में बात करें अर्थ की, तो अर्थ बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल है। जो शब्द है यहाँ पर गुणक, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसका अर्थ क्या होता है? गुणा करना। ठीक है, तो गुणक का अर्थ क्या हुआ? गुणा करना। सीधा सा अर्थ है, चाहे गुणा बोल लीजिए आप, चाहे गुणक बोल लीजिए। तो यहाँ पर है निवेश गुणक सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है गुणक का, ये दिया है प्रोफेसर कीन्स ने, तो ये बात भी ध्यान में रखना है। हम सीधा सीधा समझेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। तो गुणक सिद्धांत किसने दिया है? प्रोफेसर कीन्स ने। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि गुणक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेसर कीन्स। इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद जब ये सिद्धांत कीन्स ने प्रस्तुत किया तो उसके अंतर्गत क्या बताया कि निवेश तथा आय के मध्य जो संबंध रहता है उसको क्या किया है इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्त किया है। ठीक है, और क्या बताया है कि निवेश में यदि परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आय में भी परिवर्तन होगा। बस यही निवेश गुणक सिद्धांत है और यही इसका कॉन्सेप्ट है, यदि सरल तरीके से हम समझें तो। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत कुछ रहता है जो हमें आंसर में लिखना होता है, जिसका जिक्र करना पड़ता है, तभी तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो उस सब चीज को अब हम समझेंगे एक एक करके। ठीक है, अर्थ क्या समझ लिया कि गुणा करना होता है, और ये किसके अंतर्गत है? निवेश तथा आय के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। कौन से संबंध को भाई? कि एक प्रकार से फलन समझ लीजिए। कौन सा फलन? यदि हम इसका एक समीकरण बना लें, समीकरण क्या होता है इस प्रकार का, ये कर लीजिए। जैसे बाय में क्या हो? परिवर्तन हो, किसके कारण? निवेश में हुए परिवर्तन के कारण। तो क्या होगा? एक प्रकार से फलन होगा। अब हम देखिए परिवर्तन को इकोनॉमिक्स में हम प्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो क्या कर लीजिए? डेल्टा बाय। डेल्टा बाय मतलब कि आय में हम परिवर्तन दिखा रहे हैं, किसके द्वारा? डेल्टा आई के द्वारा, मतलब निवेश में हुए परिवर्तन के द्वारा। लेकिन यहां पर क्या करना है? गुणक करना है। गुणक मतलब कि कितने गुना। ठीक है, कितने गुना, तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं के से। किससे प्रेजेंट करते हैं? के से। अब देखिए ये क्या बन गया है? फलन बन गया है। मतलब आय में परिवर्तन हो रहा है निवेश में हुए परिवर्तन के अनुरूप, और जो आय में परिवर्तन होगा तो निवेश में जो परिवर्तन होगा उसके कई गुना आय में परिवर्तन होगा। यदि निवेश को 1% बढ़ाया जाए तो आय जो है वह कई प्रतिशत बढ़ेगी। तो कई प्रतिशत बढ़ेगी तो उसको ज्ञात किया जाता है के माध्यम से। ठीक है, तो यही सिद्धांत हमें बताता है कि के हमें क्या करना है? फाइंड करना है। यहाँ पर के की वैल्यू यदि हम निकालें तो समीकरण को सिंपल कर दीजिए, सरल कर दीजिए। किस प्रकार से सरल करेंगे? ये जो यहाँ पर गुणा में है डेल्टा आई, इसको इस साइड ले जाइए तो किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। किस प्रकार से? के का मान का क्या आ जाएगा? फिर के का मान आ जाएगा डेल्टा बाय, और ये यहाँ बटे में आ जाएगा तो डेल्टा आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र किसका? निवेश गुणक का। ठीक है, ये है पहला सूत्र, इसको याद रखना है। अब देखिए इसी के आधार पर जैसे हमने समीकरण में समझ लिया है, इसी के अनुसार परिभाषा बना दीजिए। परिभाषा किस प्रकार से? हमने क्या समझा? निवेश में परिवर्तन हुआ, कितने गुना हुआ? उसके कई गुना आय में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उसको जब समीकरण को हल किया तो ये किस में आ गया है? अनुपात में आ गया है। मतलब जो गुणक है उसका मूल किस किस का अनुपात होता है? बाय का और आई का। मतलब कि आय में हुए परिवर्तन का और निवेश में हुए परिवर्तन का अनुपात होता है। बस इसी को परिभाषा में कर दीजिए। तो परिभाषा हम क्या बना सकते हैं? निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात निवेश गुणक कहलाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, सरल है। बस इतना याद रखना है कि हमें फलन समझ लेना है, और फलन को जब हम हल करेंगे तो हमें के का मान आ जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा अनुपात में, उसी को हम कर देंगे परिभाषा में। क्लियर? इसके बाद देखिए प्रोफेसर कीन्स क्या कहते हैं
जो हमने समझ लिया है वही इन्होंने कहा है। निवेश गुणक हमें बताता है कि जब कुल निवेश में मतलब कि जितना भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निवेश हुआ है उसमें वृद्धि होती है, तब कुल आय में भी वृद्धि होती है। बस सीधी सीधी बात हमें ये याद रख लेनी है। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए आप यदि आगे पढ़ेंगे, आपकी पुस्तक देखेंगे आप, या तो आप यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं या फिर किसी दूसरी पुस्तक से पढ़ते हैं तो आपको वहां पर दो डेफिनेशन और मिलेंगे। दो डेफिनेशन मतलब कि दो सूत्र और मिलेंगे वहां पे, तो उन सूत्रों को भी समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए इसके द्वारा जो पूछा जाएगा यहाँ पर हमें केवल हम यहाँ से यदि के का मान निकाल सकते हैं, ठीक, और लेकिन जो निवेश रहता है और आय रहती है ये उपभोग के द्वारा प्रभावित होते हैं और बचत के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। तो इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उनका प्रभाव या उनका संबंध भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके जो दो सूत्र आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं वो निकल के आएंगे। चलिए उन्हें समझते हैं किस प्रकार से। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने एक यहाँ अलग से हेडिंग बना ली है। क्या हेडिंग है? गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध। क्या बना लिया है? गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हम पहले ही समझ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन हम पहले ले चुके हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ उसका समीकरण यहाँ पर बना के देखना है कि इससे क्या संबंध है उसका। तो पहला समीकरण यदि हम देखें तो गुणक का क्या समीकरण बन के आया है हमारा, k बराबर डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा आई। ये समीकरण निकल के आया है किसका? गुणक का, मतलब कि पहला सूत्र हमारा। अब यदि हम बाय का सूत्र देखें तो इसको कर लीजिए 1, और यदि हम बाय का निकालें तो बाय बराबर क्या होता है? बाय बराबर होता है C प्लस आई, मतलब कि जो आय होती है वो होती है कंजप्शन प्लस निवेश, दोनों को जोड़ देते हैं तो आय हो जाती है। अब देखिए हमें किस में निकलना है, हमें परिवर्तन देखना है, तो हम साथ में डेल्टा को और जोड़ लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा बाय बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा आई। ठीक है, ये हो गया। तो एक प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण कौन सा बन गया है? ये वाला। एक ये समीकरण, एक ये समीकरण, ये यहां से अलग कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या करना है, इसमें से हम डेल्टा आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि इसको हम डेल्टा बाय की जगह भी ये रखेंगे तो भी हल हो जाएगा, लेकिन वहां पर फिर हमें कंजप्शन को भी क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। लेकिन कंजप्शन हमें नहीं चाहिए, हमें उपभोग प्रवृत्ति चाहिए। तो उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकल के आएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा आई की वैल्यू सेपरेट निकालनी पड़ेगी। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या कर दें, तो देखिए बाय बराबर क्या है, डेल्टा बाय बराबर है डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। तो हमें डेल्टा आई चाहिए केवल, तो डेल्टा आई को हम कहाँ रखेंगे, इस साइड रखेंगे, मतलब कि निवेश में परिवर्तन को इस साइड रख देंगे। और ये जो सी है इसको इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, डेल्टा सी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, फिर माइनस में, यानी कि डेल्टा बाय माइनस डेल्टा सी हो जाएगा। अब डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करते हैं, इस डेल्टा आई की जो तीसरा समीकरण हमारे पास आया है, कौन सा तीसरा समीकरण, इसको हम फिट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में यदि हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा आई की जगह पर डेल्टा आई की हम वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू यहां पर है। ठीक है, क्या है, डेल्टा बाय माइनस डेल्टा सी। ठीक है, ये समीकरण बन गया। अब इसको हल क्या करना है, देखिए हमें क्या देखना है, संबंध देखना है। संबंध कैसा, कि जो परिवर्तन होगा वो आय में परिवर्तन होगा, कंजप्शन के द्वारा भी और निवेश के द्वारा भी। तो हम क्या करेंगे, आय से हमें अनुपात निकालना है, तो आय से एक कम करिए, इसमें भाग दे दीजिए। तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा आई से, यानी कि डेल्टा बाय से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा फिर k बराबर डेल्टा बाय बटे डेल्टा बाय। ठीक है, ये तो ऊपर वाला हो गया। इसके बाद जो नीचे वाला है उसमें भी डेल्टा बाय से भाग दे दीजिए, डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा बाय माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाय। ठीक है, तीनों जगह भाग दे दिया हमने डेल्टा बाय से। अब क्या हो जाएगा, काट दीजिए, तो ये 1 बचेगा, इसको काटेंगे तो ये भी 1 बचेगा। अब हमारा जो समीकरण है ये निकल के आएगा k बराबर 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाय।
अब देखिए यहां पे गौर कीजिए, ये क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, एमपीसी। क्या होता है, एमपीसी। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मतलब कि उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। यदि हम इसे ज्ञात करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं, तो वो क्या बन जाती है फिर, एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एमपीसी कर देंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी। क्या बन गया है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब देखिए ये क्या हो गया है, ये हो गया है हमारा दूसरा सूत्र जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और यहां पर निकाल सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी। ये होता है क्या, सीमांत बचत प्रवृत्ति। 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति को हम किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे फिर, एमपीएस। ठीक है, तो 1 माइनस एमपीसी की जगह पर अब हमें क्या कर देना है, के बराबर फिर हो जाएगा 1/, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, ये एमपीएस। तो जो तीसरा सूत्र दिया हुआ है वो क्या निकल के आ गया है हमारा, ये वाला। ठीक है, अब मालूम हो गया हमें कि तीनों सूत्र कहां से हैं और किस प्रकार से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बन सकता है। न्यूमेरिकल प्रश्न बनेगा, एक तो 1 मार्क्स या 3 मार्क्स का भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो आपको आय दी जा सकती है और निवेश दिया जा सकता है और परिवर्तन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए के की वैल्यू दी जा सकती है और इनमें से किसी एक की वैल्यू दे दी, उसके बाद तीसरे की वैल्यू आपको ज्ञात करना हो, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको एमपीसी दिया हो और के की वैल्यू पूछी जा सकती है, आपको एमपीएस दिया हो और के की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये तीनों सूत्र हम आसानी से उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो क्या होता है, हमारे गुणक, जो निवेश गुणक का सिद्धांत है उसकी एक प्रकार से व्याख्या हो गई है। अब ये अर्थव्यवस्था में कार्य किस प्रकार से करता है उसे हम किस प्रकार से समझेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था में कार्य मतलब कि इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। कीन्स क्या कह रहे हैं कि निवेश में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो फिर आय में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। एक प्रकार से ये बोलते हैं कि जो निवेश है अर्थव्यवस्था में दो धारी तलवार का काम करता है। दो धारी तलवार की मतलब कि ऐसी तलवार जिसकी धार दोनों तरफ हो, इस तरफ पटकोगे तो इस तरफ भी कटेगा और इस तरफ पटकोगे तो इस तरफ भी कटेगा। ठीक है, मतलब कि दो धारी दोनों तरफ तलवार है। अब ये कैसे है दो धारी तलवार, निवेश, यदि हम निवेश को बढ़ाएंगे, कीन्स कहते हैं कि निवेश को बढ़ाएंगे तो आय में कई गुना वृद्धि होगी, लेकिन निवेश को यदि घटाएंगे तो जिस दर से घटाया है उस दर में कई गुना आय में कमी होगी। मतलब चाहे आप इस तरफ पटक दीजिए चाहे आप इस तरफ, दोनों तरफ क्या होगा, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि निवेश में कमी करेंगे तो आय में कमी होगी उसके कई गुना। जैसे कि यदि इसमें हमने कमी कर दी 10% तो इसके कई गुना कमी किसमें हो जाएगी, आय में। और यदि 10% की वृद्धि कर दी तो इसके कई गुना जो है वह आय में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है गुणक सिद्धांत। अब ये कार्य किस प्रकार से करता है तो इसे समझते हैं हम एक टेबल के द्वारा। ठीक, तो अब जो टेबल है इसको हमें याद रखना है अच्छे से। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहां दिखा देते हैं निवेश में परिवर्तन। ठीक, इसको आप पूरा कर लीजिएगा, निवेश में परिवर्तन, एक कॉलम ये हो जाएगा। इसके बाद तो आय में क्या होगा, वृद्धि। आय में वृद्धि के बाद फिर क्या होगा, उपभोग होगा। उपभोग के बाद बचत। ये 4 कॉलम हमें क्या रखना है, बना के रखना है। ठीक, अब जैसे उदाहरण ये जो हमने यहां पर समझा है इसी को आपको क्या कर देना है, तालिका में दिखा देना है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे आप, गुणक का कार्य, गुणक का कार्यकरण, मतलब कि जो गुणक है वह अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से काम करता है। ठीक, अब हमें जैसे कि प्रारंभिक निवेश हमारा कितना था, 10 था, इसमें हमने परिवर्तन करके इसको कितना कर दिया है, 100 कर दिया है। ठीक है, तो
अभी इसको आप भूल जाइए, निवेश में हमने कितना परिवर्तन किया, 100 का। तो आय में वृद्धि कितनी हुई है, 100 रुपए की। ये किसकी वृद्धि हुई है, उत्पादकों की। अब उत्पादक वर्ग यदि 50%, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एमपीसी, हम मान के चल रहे हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 50%, ठीक है। 50% मतलब कि जितनी भी आय है उतना उपभोग 50, उसमें से 50% उपभोग हो जाएगा और 50% बचत हो जाएगी। तो 50 रुपए की यहाँ पर उपभोग हो जाएगा और 50 की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो उपभोग हुआ है ये क्या होगा, अर्थव्यवस्था में फिर से आय में वृद्धि करेगा। तो 50 की ये क्या हो गई है, आय हो गई है। अब इस आय में से फिर से जो लोग हैं वो क्या करेंगे, 50% उपभोग करेंगे और 50% क्या करेंगे, बचत करेंगे, ठीक। अब जो उपभोग यहां पर हुआ है ये उपभोग फिर से अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ाएगा, आय बढ़ाएगा। तो कितना हो गया है, 25। अब 25 का आधा आधा फिर से हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि आय बढ़ी है और उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, 50%, मतलब आय बढ़ी है तो उसका 50 खर्च होगा और 50 बचत में जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 12.5 और इसका भी हो जाएगा 12.5, ठीक है। इस प्रकार से अब ये यहाँ पर जो उपभोग हो रहा है ये फिर से अर्थव्यवस्था में चला गया। अर्थव्यवस्था में चला गया मतलब कि मार्केट में पैसा चला गया। मार्केट में किस प्रकार, जैसे आपको 10,000 रुपए की सैलरी मिली, 10,000 में से आप 5,000 रुपए बचा के रखते हैं कि ये हमें बचत करना है और बाकी हमारा खर्च निकालना है। खर्च कैसे, जैसे कि आप खाने पीने का वस्तुएं खरीदोगे, सामान खरीदोगे, उसके बाद जो भी आपके उपयोग की वस्तु है वो खरीदोगे, कपड़ा, जूते, जो भी कुछ आपको चाहिए, तो उससे पैसा कहाँ जाएगा, बाजार में जाएगा। बाजार में पैसा गया है मतलब कि अर्थव्यवस्था में फिर से आय में वृद्धि हो रही है। किसकी आय बढ़ेगी, लेकिन उन लोगों की जिसके पास पैसा जा रहा है, तो आय बढ़ी है। अब ये 12.5 फिर से क्या हो गई है, अर्थव्यवस्था की आय हो गई है। अब इसी प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा, 6.4 मान के चलिए अभी, और इसके यहाँ भी 6.5। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कि ये जो बचत है ये इसका योग कितना ना हो जाए, 100, क्योंकि हमने परिवर्तन कितना किया है, 100 का किया है, ठीक है। तो ये बचत तो हो गई है 100, लेकिन यहाँ पर इसका हम योग करेंगे तो ये योग लगभग 200 से ज्यादा आएगी या 200 के करीब आएगी। तो परिवर्तन निवेश में हुआ था कितने का, 100 का, और आय में परिवर्तन कितना हुआ है, उससे डबल। अब यहाँ पर हमारा समीकरण क्या कह रहा था कि आय में जो परिवर्तन होगा उसके गुणा में होगा, क्या होगा, उसके गुणा में होगा। इसी को कहते हैं गुणक का सिद्धांत। समझ में आ गया, इसी को क्या कहते हैं, गुणक का सिद्धांत, ठीक है। तो इस टेबल को भी आप समझ लेना, पुस्तक में जो टेबल दी हुई है वो भी बड़ी सरल है, बस ध्यान यही रखना है कि जैसे कि वहां पर जो एमपीसी है मतलब कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसको 50 मान के वहां पर लिया, 50 मान के लिया है, मतलब कि यदि आय आपकी 100 रुपए है तो 100 में से 50 खर्च होगा और 100 रुपए बचत में जाएगा, ठीक है। ये टेबल हो गई। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है गुणक का रिसाव। गुणक का रिसाव। अब ये रिसाव क्या होता है, रिसाव का अर्थ समझते हैं क्या होता है। रिसाव का अर्थ सीधा सा ये होता है, मतलब कि हम किसी चीज में, जैसे एक बकेट आप लेंगे और बकेट में कहीं छोटा सा क्या है, छेद है, ठीक है। कोई भी आप बकेट लेंगे, बकेट में एक छोटा सा छेद है और यदि आप बकेट को भर के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो उसमें से पानी है, पानी भर के यदि रखेंगे तो पानी धीरे धीरे उसमें से निकलेगा, एक छोटा सा छेद है, तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से रिसाव कहलाता है। अब गुणक का भी क्या होता है, रिसाव होता है। किस प्रकार से रिसाव होता है, देखिए गुणक का रिसाव किस प्रकार से होगा। गुणक का सिद्धांत क्या कह रहा है, गुणक का सिद्धांत ये कह रहा है कि निवेश में हम क्या करें, परिवर्तन करें, तो फिर आय में क्या होगा, उसके कई गुना परिवर्तन होगा, ठीक। और यदि गुणक रिसाव हो जाए, रिसाव मतलब कि जो पैसा हमने निवेश किया है उससे यदि आय में परिवर्तन ना हो, क्या हो जाए कि जो पैसा निवेश किया है, निवेश में जो परिवर्तन किया है उस परिवर्तन से आय में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस स्थिति को कहते हैं गुणक का रिसाव। गुणक का रिसाव मतलब कि आय में ये परिवर्तन नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, अब देखिए इसके कई कारण होते हैं।
कई कारण मतलब कि जैसे आपकी कुल आय बढ़ गई है, ठीक, आप उस कुल आय को उपभोग कम करते हो। उपभोग कम करते हो मतलब कि जैसे कि उपभोग हम अभी 50% लेके चल रहे थे और 100 रुपए की यदि आय है तो 50 खर्च हो रही है और 50 बचत हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उपभोग कम कर रहे हो और आप जो बचत है आपका एक बड़ा भाग आप क्या करते हो, किसी दूसरे कार्य में ले लेते हो। जैसे कि आपका पुराना लोन पड़ा हुआ है, आप उसको चुका देते हो, तो वो पैसा अर्थव्यवस्था में ना जाकर कहाँ चला गया, हमारे पिछले फंड में, जो कि पहले की हमारी गणना में शामिल हो चुका है। पिछला जो हमारा लोन है वो हमारी पहले की आय थी, तो पहले की आय में क्या हो गया, उसका बराबर हो गया है, तो आय में वृद्धि नहीं हुई है, वहां पर आय में वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे आप शेयर बाजार में यदि काम करते हो तो आप अपनी आय का एक बड़ा भाग शेयर बाजार में लगा देते हो। शेयर बाजार में लगा दिया तो वो पैसा अर्थव्यवस्था में ना जाकर कहां गया है, एक प्रकार से होल्ड हो गया है, क्योंकि आप उसका फिर उपयोग नहीं कर पाते, उसका उपभोग नहीं कर पाते हो। उपभोग करोगे तो पैसा कहां जाएगा, मार्केट में जाएगा, और उपभोग नहीं करोगे तो फिर पैसा कहां जाएगा, या तो आपके पास रहेगा या फिर आपने जिस काम में लगा दिया है वहां पर वो चला जाता है। और जैसे कि आपके पुराने बचत खाते हैं उसमें आपने जमा कर दिया है, तो वहां पर भी पैसा, उससे आपकी आय में वृद्धि नहीं हुई है। जब तक आपकी आय में वृद्धि कब होगी, जब उसका आप उपभोग करोगे और बचत के तौर पर उसको बचा के रखोगे। तो इस प्रकार के कई कारण होते हैं, ठीक है। ये सारे कारण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, तो उन कारणों को देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो उन कारणों को एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए जो लास्ट का टॉपिक है ये भी हमने आपको बता दिया है साथ में कि गुणक का रिसाव क्या होता है। मुख्य बात ये है कि हमें इसमें समझना क्या है। रिसाव मतलब कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन किया जाता है तो जिस हिसाब से परिवर्तन आय में होना चाहिए, प्रारंभिक परिवर्तन, वो परिवर्तन इसमें नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो आय होती है वो किसी दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है, तो उसी को हम गुणक का रिसाव कहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य बिंदु थे जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किसके, निवेश गुणक सिद्धांत के। तो इन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद क्या बच गया है, इसमें इसका महत्व बच गया है और इसके जो भी रह गया है, क्या क्या छूट जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं हम। गुणक सिद्धांत की सीमाएं और आलोचनाएं और इसका महत्व, ये 3 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। देखिए बस सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, गुणक का क्या करना है, एक तो आय और निवेश में संबंध बताता है, तो उसके प्रकार से एक प्रकार से ये क्या होता है, फलन होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है गुणात्मक, किस प्रकार का, कि इसमें यदि 1% की हम वृद्धि करते हैं तो आय में कई प्रतिशत की वृद्धि होगी, बस। तो ये जो कई प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं के से, तो वो क्या बन जाता है, वहां पर गुणक बन जाता है। उसके 3 सूत्र भी हमने देख लिए हैं, ठीक है। उसका कार्यकरण भी देख लिया है कि कार्य किस प्रकार से करता है टेबल के द्वारा। ये टेबल भी आपकी उसमें दी हुई है पुस्तक में, तो उसे आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा। इसके बाद गुणक के रिसाव, ये भी हम समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।